हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, एग्ज़ाम के बचे हैं 3-4 दिन बस, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में अपन लेकर आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसी के साथ जिन्होंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। आज ही मॉक टेस्ट उस पर अपडेट होने वाला है, तो जिसको भी प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट होगा। और इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं, जैसे यूजी पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो भी होगी वो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जाकर जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो। और हाँ, प्रेप की टैब पर आपको इस पीपीटी के जो भी नोट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी रजिस्टर करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो तीन टाइप का अपना सिस्टम होता है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली अपन बोलते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक रीजन पूरे यूनिवर्स का जो अंडर कंसिडरेशन हो, कि उस पर अपन कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। और यूनिवर्स का वो पार्ट उस सिस्टम को छोड़ के जो बाकी का होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो तीन टाइप के अपने सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी और जो मैटर है अपना दोनों का दोनों एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो एनर्जी और जो भी मैटर है अपना, ठीक है, वो एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम में बात करें तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है बट मैटर नहीं हो सकता एक्सचेंज, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है ना, तो इसलिए कोई चीज़ वहाँ से मतलब बाहर नहीं निकल सकती। अगर आइसोलेटेड की बात करें तो उसमें ना अपना मैटर एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ और ना ही एनर्जी, तो दोनों के दोनों मतलब भाग नहीं सकते छोड़ के अपना, ठीक है। तो इसी में अगर बात करें तो दो टाइप के अपने फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो अपना बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट उसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और पाथ फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करे, जैसा नाम से पता लग रहा है। तो अगर इनमें बात करें कौन से स्टेट फंक्शन है कौन से पाथ फंक्शन है, तो एच चाहिए। तो अपन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं एच को डेल्टा एच से करते हैं, तो वो डेल्टा एच होता है मतलब H2 - H1 काइंड ऑफ, कि जो स्टेट 2 और स्टेट 1 है उनमें से बस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंथैल्पी अपन, तो वहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेट फंक्शन है। सिमिलरली जी भी स्टेट फंक्शन है, वी भी स्टेट फंक्शन है, टी भी स्टेट फंक्शन है और एस भी क्या है अपना स्टेट फंक्शन है। और उधर बात करें डब्ल्यू और क्यू, ये दोनों होते हैं अपने पाथ फंक्शन, ठीक है। और बाकी के सब जो थे स्टेट फंक्शन। ये डब्ल्यू और क्यू को, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे वर्क डन, और क्यू क्या है हीट, बेसिकली कितना एक्सचेंज हो रहा है किसी भी अपना सिस्टम में बात करें तो एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है। तो ये दोनों है पाथ फंक्शन। तो अगर बात करें आगे चलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो दो टाइप्स की प्रोसेस होती हैं अपने, ठीक है, जो आगे आने वाली हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट। अगर अपन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें दो केसेस अपने दिए ही होते हैं, तो वो बात कर लेते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते क्या हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, अब उसमें क्या होता है ना, जो अपना जो फोर्स होता है, मतलब जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई करते हैं, वो ना बहुत ही मामूली सा, क्या कहते हैं, जो सराउंडिंग से मामूली सा ही थोड़ा ज़्यादा होता है अपना। मान लो कि अंदर से हैं हम, तो इसके क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में है ना अपन अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही कम फोर्स मतलब एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ना इन्फानाइट स्टेप्स में होता है, तो बहुत ही स्लो होता है। और हर स्टेप पे क्या होता है, अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें तो अपने बात कर लेगी, मतलब बहुत ही स्लो होता है जो रिवर्सिबल वाला होता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, उल्टा, ये हो जाएगा फार्स। और इक्विलिब्रियम स्टेटस की बात करें तो जो इरिवर्सिबल वाला है उसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अपना इक्विलिब्रियम में रहता है, बाकी स्टेजेस पे नहीं होता। बट रिवर्सिबल में थ्रू आउट ही थोड़ा थोड़ा करके, जैसे यहाँ पे अपने को ऊपर दिख भी रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्टेप्स में अगर कर रहे हैं, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि बहुत मामूली सा ना अपना एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं, जिससे वो जो भी अपना लीवर है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो और इरिवर्सिबल एकदम से फटाक से ऊपर चला जाएगा स्टेट 1 से स्टेट 2 में, और इसमें धीरे 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 धीरे, ठीक है। जैसे अपन इसको वैसे भी समझते हैं कि अगर इस लीवर के ऊपर एक एक ग्रेन का पार्टिकल डालते रहे अपन, तो भी वो ना उसी अपन एक मामूली सा फोर्स एक एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो उस वजह से वो धीरे धीरे करके पहले यहाँ चला गया, फिर उसके बाद यहाँ चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे, मतलब नीचे नीचे जाता रहेगा। और हर स्टेज में क्या होगा अपना, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करें तो बात आती है टाइम फॉर कंप्लीशन। अब टाइम फॉर कंप्लीशन में अब हमने बता ही दिया कि रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम लेता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली होता है। और वर्क ऑब्टेन जो होता है अपना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन किस में होता है, रिवर्सिबल वाले में, ठीक है। मतलब यूजफुल वर्क जो किसी सिस्टम से निकाल सकते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मिलता है।
इरिवर्सिबल में वर्क ज़्यादा हो सकता है, मतलब बट जो मिल रहा है वो बात नहीं कर रहे। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे कंप्रेशन वगैरह का होता है तो वहाँ पे वर्क अपना ज़्यादा आ सकता है, बट वो यूजफुल वर्क थोड़ी है। वो तो उसके लिए हम खुद वर्क डालते हैं उसमें कि वो चीज़, कोई चीज़ कंप्रेस करनी है तो एक्स्ट्रा वर्क डालते हैं। तो वर्क ऑब्टेन की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि कितना वर्क काइंड ऑफ, अगर हम मैथमेटिकली बात करें उस चीज़ का बात नहीं कर रहे हैं। वर्क ऑब्टेन जो बेसिकली यूजफुल है अपने लिए, किसी सिस्टम से कितना मिल सकता है, जो काइंड ऑफ एक्सपेंशन वगैरह से अपने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे नोटेशंस आ गई। वर्क डन बाय द सिस्टम जनरली क्या होता है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। इसकी ये नोटेशन होती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कंप्रेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव। और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये नोटेशन वगैरह भी अपने को याद रखनी है, इसको किस टर्म में बोला जाता है। अगर अब अगले बात आ गई अपनी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें सबसे पहले कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये क्या कहता है, ये बेसिकली टेम्परेचर के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ए और बी, तो सिमिलरली ए और सी अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी है ना, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। कहने का बात है ए और बी सेम टेम्परेचर पे, ए और सी सेम टेम्परेचर पे है, तो बी और सी भी सेम टेम्परेचर पे हो गए। ठीक है, सीधी सी बात है ये तो, मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, आपको पता ही है। सेम चीज़ अपना कहाँ यूज़ होती है, जैसे अपन फीवर वगैरह मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वही अपना थर्मामीटर का टेम्परेचर हो जाता है काइंड ऑफ। वहाँ भी जैसे सेम ही चीज़ अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो अप्लाई होता है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो ये बताता है अपने को एनर्जी के बारे में। तो ये इसको क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए ज़्यादा अपन स्लो नहीं कर सकते, तो इसलिए अपना बने रहो स्पीड के साथ। क्यू है यहाँ पे हीट चेंज, डब्ल्यू है यहाँ पे वर्क डन। और वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस पी ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो वी टू माइनस वी वन काइंड ऑफ। ठीक है, वो तो ये पी वी कर्व के अंडर है ना, तो मान लो ये अपनी कर्व है, तो ए से बी अपना कोई अपन जा रहे हैं, ए अपना इनिशियल स्टेट होगी, बी अपनी फाइनल स्टेट होगी। तो अगर सिंपली वर्क डन निकालना है ना किसी पी वी कर्व के नीचे, तो उसके अंडर जो एरिया होता है ना वो अपना वर्क डन देता है। ये पी वी अपना प्लॉट है, तो ये कर्व है, ए से बी तक जा रहे हैं, तो उसके अंडर जो एरिया आया अपना, ये अपना क्या कहलाएगा, वर्क। ठीक है, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे चलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आइदर इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो डेल्टा एस है ना किसी भी प्रोसेस का, आइदर इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट, तो मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि एंट्रोपी चेंज है ना, क्या है, इंक्रीजिंग काइंड ऑफ यहाँ पे, कि हमेशा जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी है, कोई भी एफिशिएंट तो होती नहीं 100% एफिशिएंट, तो कुछ एनर्जी अपनी सराउंडिंग में चली जाती है। उस वजह से जो अपना एंट्रोपी की इसमें बात करते हैं ना, टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, हमेशा रैंडमनेस है अपने यूनिवर्स। वो तो ये डिफरेंट डिफरेंट और भी स्टेटमेंट थे यहाँ पे। क्लोसियस स्टेटमेंट होगी, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होगी। क्लोसियस ने बोला था कि मतलब हीट अपन वही लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ऐसे सप्लाई नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एड। ये तो सीधी सी बात है भाई, रेफ्रिजरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, वही तो जो उसमें कंप्रेशर वगैरह रहता है वो एक्सटर्नल एड ही तो है, उसी से तो अपन कूलिंग करते हैं, वरना तो अपन वहाँ से हीट निकाल के बाहर सराउंडिंग में कैसे फेंकते। ठीक है, तो अपने आप तो हो नहीं सकती ये चीज़, तो हमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। कैल्विन ने बोला था कि भाई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एन इंजन विद 100% एफिशिएंसी। ठीक है, ये अगर आगे अपन कारनोट साइकिल में अच्छे से डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो थर्ड लॉ की बात करें तो ये कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कि परफेक्टली अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये अपना जो राइट साइड अपने को दिख रहा है, ये जो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर, तो ये अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो टी इक्वल टू 0 केल्विन पे ना इसकी एंट्रोपी होगी जीरो। बट अगर जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसमें अपना क्या आ जाएगी, थोड़ी रैंडमनेस आ जाएगी, अपने अपनी पोजीशंस पे वो नहीं रहेंगे अपने जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो उसकी वजह से एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो कह लें अपन। ठीक है, फिर बात आती है डिफरेंट प्रोसेसेस की, जो अपन मान लो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर रिवर्सिबल केस डिस्कस करते हैं फॉर आइडियल गैस, ठीक है, सब आइडियल गैस के लिए है यहाँ पे। तो इसमें क्या कहता है, वर्क डन क्या होगा, -2.303 nRT log V2/V1।
अच्छा खासा इसका डेरिवेशन होता है, बट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, बस इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। टाइम होगा तो वो चीज़ भी देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो फॉर्मूला, ठीक है, यही काम आने वाले पेपर में। तो वर्क डन क्या कहता है, -2.303 nRT log V2/V1। एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या अपना गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर है, V2 क्या है फाइनल स्टेट की जो वॉल्यूम है, V1 मतलब इनिशियल स्टेट की 1 से अगर 2 पे जा रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है 0। जैसे जो राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, डेल्टा एच क्या यहाँ पे एन सी पी डी टी, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों क्या हो जाते हैं, 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइडियल गैस की बात चल रही है अभी, याद रखना कि आइडियल गैस में ही है ना, सिर्फ टेम्परेचर का मतलब काइंड ऑफ फंक्शन होता है वो, इंटरनल एनर्जी, बट रियल गैसेस के केसेस में वो वॉल्यूम का भी फंक्शन हो जाता है अगर अपन बात करते हैं। बट आइडियल की चल रही है तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपना इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है वो भी क्या होगी, 0, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो डेल्टा यू 0। तो वो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे कि जो क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से डेल्टा यू 0 आ गया, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, -W, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो वर्क अपना कोई भी सिस्टम से जो भी मिल रहा है, क्यू उसका अपोजिट साइन किया होगा, ठीक है। तो अगर एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्यू क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, मतलब अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंड करेगा काइंड ऑफ अपना, ठीक है। मतलब क्यू का साइन अपोजिट होगा डब्ल्यू से। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं वहीं, तो वहाँ पे डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं -P एक्सटर्नल V2 - V1 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेल्टा यू 0 आ गया, दिक्कत नहीं है। क्यू क्या होता है यहाँ पे भी -W, सेम ही है बाकी चीज़ तो, बस यहाँ पे P एक्सटर्नल क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना अपने को इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो P एक्सटर्नल होता है ना, अगर हो रहा है अपना एक्सपेंशन, तो वहाँ पे जो लो अपना प्रेशर होता है ना, ठीक है, वो होता है अपना P एक्सटर्नल। जो लोअर दो प्रेशर गिवन हो गए, यहाँ से वहाँ तक गया है, तो जो लोअर वाला होता है वैल्यू वो P एक्सटर्नल होता है। अगर कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे P एक्सटर्नल हो जाता है हायर वाला, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक्सपेंशन कब होगा, बाहर प्रेशर कम रहना चाहिए अपना, तो एक्सटर्नल प्रेशर अपन लोअर वैल्यू ही लेंगे तो ही तो एक्सपेंड करेगा। सिमिलरली कंप्रेशन होगा तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तो वो सिस्टम अपना कंप्रेस करेगा, तो वो वाली वैल्यू अपने को लेनी है, ठीक है। तो ये अपना हाइपरबोला इसमें करवा जाता है। आइसोथर्मल की बात करें तो कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप, अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ओके। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। फिर बात आगे एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है, कोई हीट चेंज नहीं होता, मतलब क्यू के अपन है 0, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हीट चेंज किसी भी सिस्टम में अगर हो रहा है कि नहीं, अब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अगर यहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे अपना डेल क्यू 0 है अगर ये, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के, और ये इसमें एक्सप्रेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी रेशो, गामा क्या है यहाँ पे, CP/CV। जो ये क्या है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इन दोनों का रेशो होता है वो है अपना गामा। तो इस टाइप से अपन लिखते हैं इसको, कुछ दूसरी फॉर्म भी है इसको, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, PV गामा TV गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रीअरेंज वगैरह करके ये आ जाता है P-1 गामा T गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो अलग अलग फॉर्म भी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये वर्क डन आता है रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए वैसा ही -P एक्सटर्नल V2 -V1। हाँ, ये कर्व यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइसोथर्मल की बात करें तो कि ये वाला कर्व फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे 1 लिख देते हैं। एडियाबैटिक वाले में ये कर्व नंबर 2 फॉलो कर रहा है, मतलब ज़्यादा शार्पली डिक्रीज कर रहा है एडियाबैटिक केस में। ऐसा क्यों है, इसी कर्व से देख लो ना आप, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा था हमने, तो यहाँ से अगर बात करें पी क्या है, 1/V गामा, ठीक है। और वहीं अपना आइसोथर्मल के केस में क्या था, पी वी कॉन्स्टेंट, तो पी क्या था वहाँ पे, कॉन्स्टेंट बाई वी गामा लिख लो, यहाँ भी कॉन्स्टेंट बाई वी लिख लो, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, हाँ। तो मतलब इसमें क्या है, गामा हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 काइंड ऑफ होता है, ठीक है। तो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 1 से ज़्यादा ही रहता है, सॉरी। तो इसमें क्योंकि CV से ज़्यादा ही होता है, CP इक्वल टू CV+R, तो गामा भी 1 से ज़्यादा होता है। तो इस केस में मतलब किसी भी एक वॉल्यूम की बात करें
तो डिनोमिनेटर में कुछ उसकी पावर गामा है यहाँ पे, तो प्रेशर उसके कोरेस्पोंडिंग क्या होगा, कम होगा एडियाबैटिक के लिए, और उसी केस में आइसोथर्मल में प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए कुछ इस टाइप की अपने मतलब शार्पली डिक्रीजिंग वाली कर्व को फॉलो करता है। आइसोकोरिक में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये अपना मतलब वर्टिकल लाइन आ जाती है, और आइसोबारिक की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक में, और आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। फिर बात आती है फेज ट्रांजिशन की। फेज ट्रांजिशन बेसिकली एंट्रोपी की बात है बेसिकली, कि एंट्रोपी भी अपना स्टेट फंक्शन था, तो डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस जनरली होता है अपना 2/T। क्यू मतलब हीट चेंज, और टी मतलब किस टेम्परेचर पे अपना हो रही है। ठीक है, तो Q/T अपना इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर फेज ट्रांजिशन हो रही है तो वो Q किसको रिप्रेजेंट हो जाता है, वो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मतलब डेल्टा एच टी आर, और T मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर TTR जो यहाँ पे लिखा है, और कुछ इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अब हमें पता है डेल्टा एच किसके इक्वल है, Q/T। आइसोथर्मल के लिए Q किसके इक्वल था, -W के, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल था, डेल्टा यू जीरो होता है। तो डब्ल्यू वाला एक्सप्रेशन क्या था, ये था जी 2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, ये डब्ल्यू था, तो क्यू के आ गया इसी पे माइनस लगा दो बस। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या पता लग गया अपने को, सॉरी क्यू है, अब डेल्टा एस पता करना है, तो इसको बस टी से डिवाइड कर दो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 NR log V2/V1। ठीक है, 2.303 को निकाल सकते हो यहाँ पे, अगर नॉर्मल लोग 10 बेस का लिखोगे, यहाँ पे नेचुरल लोग है तो इसलिए ln लिख दिया, 2.303 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, तो ये अपना कुछ इस टाइप से आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू Q/T। बट हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं, साइन यहाँ पे उल्टा है ना शायद, Rln V2/V1। तो ये भी चीज़ एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, ऐसा क्यों है भाई, सॉरी वर्क डन वाले एक्सप्रेशन में माइनस था, ये चीज़ रह गई थी, तो इसलिए साइन मतलब उल्टा ही आ जाएगा अपना, क्यू का साइन जो अपन ने यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस वाले साइन में भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर चीज़ें सॉर्टेड है। ये 1 मोल के लिए था, अगर एन के लिए होगा तो यहाँ पे एन लगा दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से आप अब हमें पता है आइसोथर्मल के लिए अगर बात करें डेल्टा एच क्या होता है उसके लिए, जीरो। तो सिंपली टी से मल्टीप्लाई करोगे ना, और नेगेटिव साइन लगा दोगे एंट्रोपी से, तो सेम अपना क्या डेल्टा जी का फॉर्मूला आ जाएगा, -2.303 nRT log V2/V1। ये अपना डेल्टा जी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपली टी से मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन आ गया एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से अपन बता सकते हैं। चलो फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 एटमोसफेयर टू 30 एटमोसफेयर। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे 1 मोल, प्रेशर कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो गया, मतलब 1 था इनिशियल 5 एटमोसफेयर, और P2 क्या हो गया 30 एटमोसफेयर, टेम्परेचर है 300 केल्विन। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग बताना है यहाँ पे। तो देखो जो अपन बात करते हैं वो हमेशा सिस्टम की करते हैं, तो पहले सिस्टम का निकाल लेते हैं, सराउंडिंग में उल्टा हो जाएगा, मतलब जितनी एनर्जी मान लो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो सराउंडिंग कम हो जाती है, वहाँ से ही तो मिल रही है उसको, तो उसको बस साइन चेंज करना है अपने को। तो अगर सिस्टम की बात करें, अभी आइसोथर्मल का हमने फॉर्मूला बताया था, क्या था, NR ln V2/V1। ठीक है, कुछ नहीं है, टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, अपना सिंपली बस वैल्यू सब्सिट्यूट करो, 1 × 8.304 इंटू ln V2/V1 था ना, तो इसको प्रेशर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या होता है आइसोथर्मल के लिए P1V1 इक्वल टू P2V2, तो V2/V1 किसके इक्वल हो जाता है, P1/P2 के। तो बस इसको लिख दो फिर, ln P1/P2 मतलब 5/30। तो बस इसको सोल्व कर लो, तो डेल्टा एस निकल आएगा, तो जो भी माइनस में आएगा कुछ भी अपना टर्म, तो उसको अगर पॉजिटिव कर देंगे तो ये सिस्टम का था, तो पॉजिटिव कर देंगे तो वो किसका आ जाएगा, सराउंडिंग का। बस आंसर निकाल लो, तो ये आंसर आएगा अराउंड 14.8 से 15.0। सोल्व कर लिया करो, ठीक है, जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है अपना खुद प्रैक्टिस किया करो, ना समझ में आए तो अपन कर ही रहे हैं।
फिर अगले की बात करें, द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट करेस्पॉन्ड टू रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए सिंपल सी बात है जी, क्यू क्या था, जीरो। क्यू जीरो, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। तो डेल्टा एस क्या होता है, क्यू बाई टी। डेल्टा एस भी आंख बंद करके क्या होगा, जी। कौन सा राइट ऑप्शन है, सी। ठीक है, ये बाकी डेल्टा यू जीरो डेल्टा एस जीरो आइसोथर्मल के लिए थे, ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ प्रोटीन इन इट्स फोल्डेड स्टेट इज लोअर देन इन अनफोल्डेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी ऑफ फोल्डेड एंड अनफोल्डेड स्टेट्स को एस एफ एस यू एफ से रिप्रेजेंट किया, द कंडीशन अंडर विच दिस प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली फोल्ड्स इन वाटर। ठीक है, तो अपन मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, किसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस होगा। फोल्डिंग कह रहे हैं कि फोल्ड करेगा कि नहीं। तो मतलब पहले अनफोल्डेड स्टेट में था, फिर वो फोल्डेड में जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जिसकी कंडीशन बताओ। एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला है, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं अपने को। तो हमें पता है इसके लिए अपने को क्या गिवन है, इंथैल्पी फोल्डेड स्टेट की लोअर है देन अनफोल्डेड। तो मतलब इसके लिए मतलब ये एच इसका कम है फोल्ड वाला देन अनफोल्ड। तो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया जी। ओके, गुड। और स्पॉन्टेनिटी को अपन कैसे बताते हैं, चलिए डेल्टा एच जी से। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा एच इसने पहले ही बोल दिया नेगेटिव है। तो अगर अपना डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब कि अगर फोल्डेड स्टेट की अपनी एंट्रोपी ज़्यादा है अनफोल्डेड वाले से, जो फर्स्ट वाला है, तो अपना स्पॉन्टेनियस ही होगा। तो मतलब ये तो राइट ही है। अगर मान लो इक्वल है दोनों, एस एफ इक्वल टू एस यू एफ, वो वाला केस क्या होगा जिसमें डेल्टा एस जीरो है। अगर डेल्टा एस अपना जीरो भी है, फिर भी डेल्टा एस तो नेगेटिव ही दे रहा था ना, फिर भी तो डेल्टा जी नेगेटिव आया, तो ये भी मतलब सही बात है। फिर बात करें बी वाले की, एस यू एफ इक्वल टू जीरो, किस एंट्रोपी अपनी अनफोल्डेड वाले की क्या है, जीरो है। अब देखो, फोल्डेड वाले की अपनी तो एंट्रोपी होगी ना। ठीक है, हमेशा डेल्टा एस अपना वो हो सकता है मतलब नेगेटिव, अकेली एंट्रोपी तो उस चीज़ की कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, मैक्सिमम जीरो हो सकती है। तो फोल्डेड वाले की या तो पॉजिटिव हो गया जीरो होगी, तो मतलब डेल्टा एस हमेशा उसमें भी क्या रहेगा अपना पॉजिटिव या जीरो, तो वो भी अपना डेल्टा जी क्या देगा, नेगेटिव। तो मतलब बी वाला भी सही है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए अपना क्या है, यहाँ पे अपने ऑलरेडी करा हुआ है, बिंदास अपना इसको देख लो। जो अपने पहले तीन बता दिए हैं, फोर्थ वाले के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको अगर अपन इस साइड ले जाएंगे तो डेल्टा एच आ गया लेस देन इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी। तो मतलब ये कैसे वाला एक्सप्रेशन बनेगा, ऑप्शन डी वाला, डेल्टा एस क्या, एस एफ माइनस एस यू एफ इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। जब ये वाली कंडीशन भी फॉलो करेगा तो भी अपना डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। बस उसमें कुछ नहीं है, रीअरेंज करके अपन ने लिख दिया है, क्योंकि ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेल्टा जी को, तो यही तो नेगेटिव होना चाहिए। बस उसको अपन ने उस साइड ले गए तो एक कंडीशन सी बन गई। तो मतलब इसमें ए बी एंड सी चारों के चारों करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर क्या होगा जी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है 5 to 1 बार। तो प्रेशर इनिशियली अगर अपना 5 बार है तो P2 कितना हो गया, 1 बार। टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है और कितना है, 298 केल्विन। चेंज इन एंट्रोपी बताना है। इन लगा दो यार, फॉर्मूला डेल्टा एस क्या किसके इक्वल था, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो फॉर्मूला पर लगा दो, एन यहाँ पे क्या है, टू, ध्यान रखना, वन मत ले लेना गलती से। तो लगा दो फॉर्मूला और फाइंड आउट कर लो आंसर क्या आएगा, 26.5 से 27.0 मैच कर लेना आपने। अगले वाला क्वेश्चन चलते हैं। ये IIT JAM 2019 में पूछा गया। इसमें क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू आइसोथर्मल इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 kPa किलो पास्कल टू 1000 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो अभी अपन बात करके आते हैं ना, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा मतलब नॉर्मली डेल्टा जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जीरो होता है किसमें, आइसोथर्मल में। तो जो डेल्टा एस वाला फॉर्मूला होता है उसमें बस माइनस और टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ इस टाइप से अपने का दिखने लगेगा वो, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, सॉरी टी वी आ गया यहाँ। तो बस वैल्यू पुट कर दो, वी टू बाई वी वन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वन बाई पी टू। ठीक है, वही पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू वाले से बस सोल्व कर लो, मैथ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये सब चीज़ें खुद कर सकते हो तुम, प्रैक्टिस करो। आंसर कितना है मैच कर लेना, 5.6 से 5.8 राउंड आएगा। चलो फिर आगे बात करते हैं कि करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है
फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये भी अपना कैसा एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है, डाउट हो तो इसमें हाँ, इसमें अपन बात करके अभी हटे ही हैं। डेल्टा एस का क्या एक्सप्रेशन होता है? NR ln V2/V1, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल, ठीक है। N अगर यहाँ पे 1 है तो क्या बन गया ये R ln V2/V1, V2 मतलब फाइनल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D वाले को, मतलब ये तो सही है। फिर डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। तो मतलब इसको एक्सप्रेशन को माइनस और T से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस करा हमने तो लोग के अंदर अगर माइनस ले जाएंगे तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा, V2/V1 की जगह V1/V2, मतलब V इनिशियल बाई V फाइनल, तो मतलब B वाला भी सही है। अब डेल्टा ए की बात करें, ये क्या है? इसके इक्वल होता है डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, है ना। आइसोथर्मल की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा यू भी तो जीरो होता है आइसोथर्मल के लिए, तो ये वाला डेल्टा ए और डेल्टा जी दोनों का एक्सप्रेशन क्या आता है? सेम आएगा। तो जो बी में दिख रहा है सेम अगर ए में है, हाँ जी, ये भी सही है। सी क्या होता है? सी तो गलत है, क्योंकि आइसोथर्मल में तो डेल्टा एच जीरो होता है, झूठ बोल रहा है तो आइडियल गैस के लिए, है ना। तो सी वाला है गलत। तो ए बी एंड डी आ गया अपना करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे बात करते हैं आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। अगर देखो फ्री जो एक्सपेंशन है वो क्या कहता है वैक्यूम में? कोई चीज़ फ्रीली एक्सपेंड कब करेगी? जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? जीरो, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है? मतलब माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। कहीं रिवर्सिबल की बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो मतलब इरिवर्सिबल अपना, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा? जीरो, है ना। अब आइसोथर्मल थी प्रोसेस अपनी, आइसोथर्मल थी तो डेल्टा यू क्या होगा? वो भी जीरो, है ना। आइडियल गैस की बात करें वो टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, ठीक है। आइडियल गैस की ही चल रही है यहाँ पे भी बात, ठीक है जी, ये भी आ गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो क्यू किसके इक्वल आ गया? क्यू भी जीरो ही होगा जी, सही है। कौन सी इक्वेशन आ गई? राइट, सी वाली आ गई। सेम चीज़ होगी अपनी किसमें? एडियाबैटिक में, अगर वो पूछ ली जाती है थोड़ा सा घुमा के। अब उसमें हमें पता है क्यू जीरो है, अब डब्ल्यू भी जीरो होगा क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो है, तो सेम पुट करोगे तो डेल्टा यू भी क्या आ गया? जीरो आ जाता है उसमें, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अभी बात आती है, काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये भी, फर्स्ट थर्मोडायनामिक स्टेट एंड सेकंड थर्मोडायनामिक स्टेट। तो फर्स्ट थर्मोडायनामिक स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, ठीक है। तो अगर आइडियल गैस वाली इक्वेशन पुट करोगे, मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली, वो इक्वेशन यूज करोगे तो यहाँ से जो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है अपनी जीरो, ठीक है। और भाई रियल गैस के लिए पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है ए बाई वी स्केयर, 1 मोल की बात करें तो, और 2 n की बात करें तो ए एन स्केयर बाई वी स्केयर, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, इक्वेशन याद रखो, डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है, या सिंपल आपको एक इक्वेशन दे देंगे कि ये गैस है, आप इसमें बताओ कि ये वाला एक्सप्रेशन किस किस के इक्वल होगा, डी यू बाई डी वी वाला। तो बस उसको तभी राइट हैंड साइड अगर पता है तभी उसमें आप वैल्यू पुट कर पाओगे, यहाँ पे पी की जगह। तो पी को डेरिवेट कर देना फिर डी टी के रिस्पेक्ट में, तो बस फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और वहीं सेकंड थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये आता है माइनस टी ऑफ डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा याद इसको इस वे में रख सकते हो, देखो एनर्जी है उसके नीचे अगर प्रेशर आएगा तो यहाँ पे जितनी भी टर्म होगी ना वॉल्यूम ही बचेगी, मतलब डी वी बाई डी टी है, डी टी से टी वाली यूनिट गई तो वी वाली टर्म बची, यहाँ पे भी वी वाली है। ऊपर वाली में बात करें तो दोनों टर्म पी वाली होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी बाई वॉल्यूम मतलब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बात करें तो वर्क ही होता है ना, तो एनर्जी काइंड ऑफ सेम वैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे भी आइडियल गैस की बात करें तो अगर इसमें आइडियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे वी की जगह तो क्या आएगा अपना सेकंड थर्मोडायनामिक स्टेट, जो क्या है डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो आ जाएगा इधर भी जीरो। और वहीं रियल गैस की बात करें तो वो एक्सप्रेशन आ जाता है माइनस टू ए बाई आर टी प्लस बी, कुछ इस टाइप का आता है। निकाल सकते हो आप वही पी प्लस ए एन स्केयर बाई वी स्केयर, एन वन ले लो सिंपलिसिटी के लिए, ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो जो भी अपना रियल गैस का इक्वेशन होता है बस वो पुट करना है, मतलब उसमें पी और वी की वैल्यू पुट करनी है, तो उसको अगर फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैथ अगर आपका ओके ओके, ठीक है। हाँ, फिर बात आती है अपनी कार्नोट साइकिल की। अब ये कार्नोट साइकिल क्या कहती है अपना, ठीक है, ये अपना एफिशिएंसी बताते हैं कि जनरली अगर अपना एक सोर्स है वो क्या है? सिंक,
सोर्स से क्या अपने को हीट मिल रही है यहाँ से, उसका टेम्परेचर है T1। सिंक है, वहाँ पे क्या हो रही है, डंप कर रहे हैं अपन हीट जो है, मतलब वर्क में यूज़ करने के बाद जितनी हीट बची वो डंप हो रही है वहाँ पे, उसका टेम्परेचर है T2 या TC। ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर है। इसका T1 या TH मतलब हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो W अगर वर्क में यूज़ हुआ है और इनिशियली हमने दी क्या वो हीट। ठीक है, तो ये इफिशियंसी कुछ इसी टाइप पे लिख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है अपन ने और कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसे दी थी। ठीक है, तो W/Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो इसको अपन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। और इसको अपन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 - TC/TH। TC क्या अपन लोअर टेम्परेचर और TH क्या हाई टेम्परेचर। ये इसको T2/T1 भी लिख दो जैसे आपका सही है। T2 क्या है लोअर, T1 क्या है हायर। तो एफिशिएंसी जनरली क्या होती है अपनी 1 से कम ही, मतलब 100% से कम ही होती है। क्यों? क्योंकि T2 क्या होता है, अगर 100% कब होगी है, जब T2 अपना क्या हो जाए, 0 हो जाए और T1 क्या हो जाए, इन्फानाइट, तभी ये ईटा किसके इक्वल आएगा, 1 के। और एफिशिएंसी क्या होगी अपनी 100%। जो करना क्या है नामुमकिन, क्योंकि जहाँ पे हीट डंप कर रहे हैं उसको जीरो कैसे बनाएंगे। कोई बाइक है, कोई कुछ भी इंजन है, उसके बाहर तो कुछ अपना रहेगा ना एम्बियंट टेम्परेचर, कुछ तो रूम टेम्परेचर होगा। तो T2 तो जीरो नहीं हो सकता है ना, T1 को भी इन्फानाइट नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि सोर्स से जहाँ से हीट मिल रही है उसको उसको इन्फानाइट टेम्परेचर कैसे लेके जा सकते हैं भाई, वो तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़ भी। इसलिए जो अपने नॉर्मल इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी जनरली 20-25 इतना सब वो मोर देन गुड होती है। ठीक है, इतना रीच ही नहीं कर सकते अपन। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। इसमें जब फर्स्ट वाला 1 to 2 जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका अपना स्लोली स्लोली अपना डिक्रीज कर रहा है पीवी कर्व, है ना। एडियाबैटिक आ गया फिर 2 से 3, तो ये शार्पली डिक्रीज करेगा। फिर 3 to 4 बात करें, वापिस से यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्रेशन। इनिशियली क्या हो रही थी, एक्सपेंशन 1 से 2 में, है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी। फिर सेकंड वाला था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर थर्ड वाला क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फोर्थ वाला कौन सा प्रोसेस है, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना। तो चारों प्रोसेस ने मिलके अपना ये एक साइकिल बना ली। और इससे अपन एफिशिएंसी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरे वे में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी की टर्म में। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस थी तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन ए 1 से 2। 2 से 3 जाएंगे तो वहाँ पे हीट क्या होती है अपनी, हीट चेंज जीरो हो जाता है, तो डेल्टा एस क्या हो जाता है वहाँ पे जीरो, मतलब एंड एस क्या हो गया वहाँ पे कांस्टेंट। तो इस वाले केस में 2 से 3 अपना ये एक वर्टिकल लाइन आ जाता है। वहीं 3 से 4 बात करेंगे तो सेम अपना आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एंट्रोपी कांस्टेंट तो वर्टिकल लाइन। तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है। और इसी पे ही अपना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो वेरिएशन है कार्नोट साइकिल है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ जी कैसे करते हैं। कौन सा है राइट ऑप्शन, यही दिख रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला एकदम मस्त। बी क्या अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर आगे बात करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है। आज तक इस पे पूछा नहीं गया क्वेश्चन, मतलब रिसेंट ईयर्स में तो, बट पूछा जा सकता है, तो अवॉइड मत करना, पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या कहता है बेसिकली, अगर हाई प्रेशर से अपन कोई गैस रिलीज कर रहे हैं तो वो हीटिंग या कोई कुछ कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जो रियल गैसेज होते हैं, आइडियल गैस क्या होती हैं, वो कुछ नहीं शो करते, ना हीटिंग ना कूलिंग। ठीक है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी, जो यहाँ पे है एच। ये इस किसके इक्वल होता है, -1/Cp dH/dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन होता है, इसको बोलते हैं अपन जूल थॉमसन कोफिशिएंट। राइट हैंड साइड इसकी कुछ इस टाइप से दिखती है। तो यहाँ पे मतलब अगर अपन बात करें टी इन्वर्जन क्या कहता है बेसिकली, कि अगर अपन इसमें आइडियल गैस इक्वेशन अगर पुट करेंगे तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब सॉरी, इसमें अपन अगर रियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे ना, आइडियल गैस के लिए तो हमेशा कोई हीटिंग कूलिंग शो ही नहीं करती। तो अगर रियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं, म्यू जे टी इक्वल अगर जीरो के रख देंगे रियल गैस इक्वेशन पुट करके, तो ये टेम्परेचर की ये वैल्यू आती है। ये क्या कहती है, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं इसको। ये कहता है 2A/RB इसकी वैल्यू है। इस टेम्परेचर पे रियल गैस है ना, वो आइडियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, ना वो हीटिंग शो करेगी ना कूलिंग शो करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना इस चीज़ को, ये फॉर्मूले को। बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, A/RB, याद है ना, भूल तो नहीं गए वो भी। उसमें भी रियल गैस क्या करते हैं अपना, ठीक है, गैसेज वाले चैप्टर में डिस्कस करा था, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है एट ए लॉन्गर रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे जनरली, तो उसमें Z = 1 आ जाता है। और वहीं क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 8A/27 RB।
तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर टेम्परेचर उसका जो है बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर है तो म्यूज 80 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर म्यूज 80 पॉजिटिव है तो मतलब डी टी बाई डी पी अपना पॉजिटिव है, ठीक है। डीपी हमेशा नेगेटिव ही है अपना, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से कोई गैस रिलीज कर रहे हैं, वो वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हैं तो डेल्टा पी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, राइट। तो दोनों केसेस में नेगेटिव है। तो डेल्टा टी कि अगर म्यूज 80 पॉजिटिव कब होगा? अगर डेल्टा टी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे इस एक्सप्रेशन से जहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब डेल्टा टी नेगेटिव है तो मतलब कूलिंग हो रही है वहाँ पे। तो रियल गैस है ना, अगर उसका इन्वर्जन, अगर उसका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से उसके से क्या है कम, तो वो कूलिंग शो करेगा। तो जनरली ये सब गैसेज है ना, जो भी नॉर्मल अपनी गैसेज है, नाइट्रोजन होगी ये सब, तो ये सब कूलिंग शो करती है। वहीं हाइड्रोजन हीलियम जैसी होगी, उनका इन्वर्जन टेम्परेचर है तो बहुत कम, तो उनका जो खुद का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है जनरली। तो अबव इन्वर्जन टेम्परेचर होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? हीटिंग शो करती है। बस याद रखना ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात कर देते हैं अपन इक्वी पार्टीशन थ्योरम की। ये क्या कहती है कि बेसिकली अगर सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब टोटल अगर एक एन अपने नंबर ऑफ क्या कह लें एटम्स कह लें, ठीक है, तो उसमें 3n कितने होंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी टोटल। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? ट्रांसलेशनल होती है कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कैसे भाग रहा है मॉलिक्यूल। फिर रोटेशनल होती है कि रोटेट भी कर सकता है। वाइब्रेशन होती है मैं अपनी अपनी जगह पे मतलब वाइब्रेट भी कर सकता है ना। तो अगर लीनियर की बात करें तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? 3 तो ट्रांसलेशनल रहती है हमेशा ही, चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर। लीनियर के केस में रोटेशनल हो जाती है 2 और नॉन लीनियर में हो जाती है 3। क्यों हो जाती है 2 लीनियर के केसेस में? क्योंकि लीनियर है कोई चीज़ है ना, तो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, इसके अलोंग कर सकता है। जो ये एक्स वाली होगी ना, ठीक है, एक एक्स है वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड तो ठीक है, इनके अलोंग हो सकती है रोटेशन। अगर एक्स के अलोंग रोटेशन होगी तो ये क्या बन रहा है? बस ये कोई रोटेशन हुआ ही नहीं ना, ये तो स्पिनिंग होगी कि दो एटम है अपनी अपनी जगह पे बस घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो वो रोटेशन काउंट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे चली जाती है लीनियर केसेस में। फिर बची हुई कितनी बची? 3n टोटल थी, 5 इसमें से घटा दो तो 3n-5 वाइब्रेशनल में चली गई। वहीं नॉन लीनियर में 3n-6 चली जाती है। और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को कितना कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? हाफ के टी फॉर ट्रांसलेशन है रोटेशनल। बट वाइब्रेशन केस में ध्यान रखना हमेशा, अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, बहुत ही कम होता है उसका कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे है ना 0.2 के टी कह लो। अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो वही क्या हो जाता है? 0.2 आर। सेम चीज़ नॉन लीनियर केसेस में। अगर हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फुल अपन क्या, वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन देंगे? के टी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पे आर 1 मोल के लिए, ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर टेम्परेचर गया। और 1 मोल की बात करें तो के इंटू एन ए, तो के इंटू एन ए क्या हो जाता है? आर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी की टर्म में भी कंट्रीब्यूशन नीचे लिखा गया है। 1 ट्रांसलेशन डिग्री कितना देगी? हाफ के टी और हाफ आर टी। एनर्जी का है ये, सी वी का कैलकुलेट करोगे तो टी से डिवाइड कर दो सिंपली, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। वाइब्रेशनल डिग्री का जो ये के टी और आर टी लिखा है ना, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये भी याद रखना। लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे क्या देगा? वो नेग्लिजिबल होगा उसका, 0.2 आर या 0.2 के टी, ठीक है। तो वो तो ऐड करोगे करोगे, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। पहले क्या कह रहा है कि एन एटम है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है, द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सी एक्सपेक्टेड 3n-1 बेस्ड ऑन इक्विपार्टीशन थ्योरम, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ सीवीएम। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहे हैं 3n-1 आर ऐसी है, तो मेजर्ड वैल्यू के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अपनी, ठीक है। एक्सपेक्टेड में अगर सिंपली देखें, अगर एन अपना कितना है, एन अगर मान लो 2 है ना, एन अगर 2 है तो सिंपली इसमें पुट करोगे 2-1 × 3, तो 3 आर आ गया। एन अगर कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो 3 आर आ गया। उस केस में क्या एक्सपेक्टेड अपनी जो सी वी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी। और जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी होगी? अगर 2 था उसमें 6 होगी ना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मैं मान लो कि नॉन लीनियर है ना, तो 3 अपनी ट्रांसलेशन में गई, 3 गई रोटेशनल में। उस केसेस में ट्रांसलेशन से कितना आया? 3 इंटू हाफ आर, और यहाँ से भी रोटेशन से 3 इंटू हाफ आर, तो ये 1.5 + 1.5, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना, सही है जी। बट अगर अपन उससे ज़्यादा कर लें, उससे ज़्यादा कर लें मतलब एन यहाँ पे 3 कर लें, इसमें क्या हो जाएगा? कुछ अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन में भी चली जाएंगी, बट वाइब्रेशन में तो क्या कहते हैं?
हाई टेम्परेचर होना चाहिए तभी वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपने को, है ना, उसके बिना तो नहीं मिलेगा। कि ट्रांसलेशन रोटेशनल की तरफ से तो ये फॉर्मूला सही है, अगर वाइब्रेशनल इंक्लूड करेंगे तो ये अपने को जो वैल्यू मिलेगी ना सीवीएम की वो लोअर होगी, है ना, जो मेजर करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कर रही है, तो सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रही है, इसके हिसाब से बता ही देता हूँ। एन अगर 3 है तो उस केसेस में इसकी कितनी आई एक्सपेक्टेड वैल्यू सीवी की, इसके हिसाब से हो गया N3 है तो 6R। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं। अभी N3 है, टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 9 में से 6 तो गई, 3 गई ट्रांसलेशनल में, 3 गई रोटेशनल में, 3 गई वाइब्रेशनल में। वाइब्रेशनल वाले का कितना हो गया कंट्रीब्यूशन, 3 इंटू 0.2R, रोटेशनल वाले का 3 इंटू 0.5R, ट्रांसलेशन वाले का 3 इंटू 0.5R। तो करो सम, फिर कितना आया ये, इससे 6R से तो नीचे ही आएगा, कैलकुलेट कर लो बेशक, क्योंकि यहाँ से कितना आया 3, और 3 इंटू 0.6 तो 3.6 कुछ ही आया ये तो वही। तो मतलब जब मेजर्ड वैल्यू होगी ना वो लोअर होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एक तो ये चीज़ सही है। और जब मेजर्ड सीवीएम है वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपने किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे अलग होगी, हाई अलग कंट्रीब्यूशन देती है। तो मतलब मेजर वाली अपनी डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, और कौन सी हमें लोअर मिलती है जनरली एक्सपेक्टेड वाले से, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला है। तो बी एंड सी यहाँ पे क्या आ गया अपने करेक्ट ऑप्शन है। MSQ था, 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें बताना है कि 1 मोल ऑफ N2 गैस प्रेडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इग्नोरिंग वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन। N2 है तो 2 है, मतलब यहाँ पे N कितना हो गया, नंबर ऑफ जो एटम्स है N2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इसमें 6। 3 गई ट्रांसलेशनल में, 2 गई रोटेशनल में, 1 गई वाइब्रेशनल में। क्यों गई 2 रोटेशनल में, लीनियर है जी, 3 नहीं जा सकती यहाँ पे ना। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन कितना था, 3 इंटू 0.5R, रोटेशनल का 2 इंटू 0.5R, और 1 है ना यहाँ पे, इसने पहले ही बोल दिया वाइब्रेशनल को कंट्रीब्यूट कर दो, तो मे भी रूम टेम्परेचर पे ले रहे होंगे ना, तभी बोला है कि 0.2R क्या ही ऐड करोगे, छोड़ो उसे भी। ठीक है, तो बस ये दोनों ही क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 इंटू 5 1.5, यहाँ से आ गया 1, तो मतलब 2.5R आ गया। तो ये कैलकुलेट कर लो, 2.5 इंटू 8.3, सिंपली क्या आ गया ये, 8 टू ज़ा 16, तो मतलब 17 18 कुछ वैल्यू जो भी आएगी 20 21 जितने भी है मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर मैच हो जाएगा। फिर आगे चलता है, इसमें क्या कह रहा है, इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल द प्रेडिक्टेड हाई टेम्परेचर लिमिटिंग वैल्यू, पहले ही बोल दिया इसने हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन वाले को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा R, उसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे C2H2 है ना, N कितने हो गए, 4 एटम्स हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3N होती है, मतलब 12। अब 12 में से ट्रांसलेशनल में कितनी गई 3, रोटेशनल में 2 जाएंगी, क्यों, लीनियर है C2H2, एसिटिलीन है ये गलती मत कर देना। और वाइब्रेशनल में कितनी गई फिर 7। अब ये 7 को कितना मिलेगा, एक R सबको, तो ये 7R। 2 को कितना मिला 0.5R, तो 2 इंटू 0.5R मतलब R। 3 को भी कितना मिला 0.5, तो 3 इंटू 0.5R कितना हुआ 1.5R। तो ऐड कर दो तीनों को, कितना आया जी 9.5R, मतलब डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन HBr मोलिक्यूल, ठीक है, दैट इज कंस्ट्रेंट टू ट्रांसलेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट फॉर इट्स रोटेशन एंड वाइब्रेशन। अब HBr है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, तो इसमें कितने हैं, बेसिकली 2 एटम्स हैं, तो n क्या है यहाँ पे 2, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई 3n, मतलब 3 इंटू 2 6। अब इसने रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगा दी कि ट्रांसलेट एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा, तो एक ही एक्सिस के लोग ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक है, बाकी दोनों एक्सिस उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जो 3 होती हैं वो घट के कितना रह जाएंगी, 3 में से मतलब 2 कम होगी तो 1 रहेगी, है ना, बाकी दोनों के लोग कर नहीं सकता। एक्चुअल में 3 थी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट 2 यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो बची यहाँ पे कितनी 3 बची थी, 3 में से 2 अपनी रोटेशनल में चली गई, एक वाइब्रेशनल में चली गई, है ना, ये ट्रांसलेशनल थी,
तो इफेक्टिव अपने रोटेशनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वाइब्रेशनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल 2+1+1 क्या मिला 4। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस गो थ्रू कर सकते हो, चेक करना है तो 4 राइट ऑप्शन है। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि 1 किलो जूल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर अपने को बताना है कि क्या होगा वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने आइडियल गैस बोल दिया है, क्या दिया अपने को 1 किलो जूल ऑफ हीट, क्यों दे दिया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बता दिया इसने, और एन दे दिया यहाँ पे 2 होगा, टी दे दिया 298 केल्विन है, टी भी दे दिया भाई 1 एटमॉस्फेयर, है ना। आर की वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल टेम्परेचर हमने बताना, हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू होता है ना, वो किसके इक्वल होता है एन सी वी डी टी। मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है ना, तो डेल्टा यू अपना क्यू के इक्वल आ जाता है। क्यों होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू क्या होता है एक्चुअल में क्यू प्लस डब्ल्यू था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डब्ल्यू जीरो हो जाते हैं, तो क्यू किसके इक्वल आ जाता है डब्ल्यू के। अगर यही जो कांस्टेंट हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे क्यू होता है, अब क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू के इक्वल है, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये फॉर्मूला आ गया अपना। अब यहाँ पे हमें क्यू गिवन है ना, जो डेल्टा यू हो गया जो 1 किलो जूल है, एन गिवन है, डी टी मतलब T2 माइनस T1, ठीक है डेल्टा टी। तो हमें यहाँ पे T1 गिवन है, फाइनल टेम्परेचर T2 अपन फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें सी वी पता हो। अब ये सी वी कहाँ से पता लगेगा, इसने बोल दिया ना कि क्या है आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए अपनी एनर्जी क्या होती है, जो एवरेज एनर्जी होती है 3/2 R, 1 मोल के लिए 3/2 RT होती है। और सी वी क्या होती है, जो हीट है पर टेम्परेचर, तो उसके लिए सी वी सिंपली क्या आ जाएगी 3/2 R। तो सिंपली इसमें पुट करना है, एन क्या है यहाँ पे 2 इंटू 3/2 R इंटू T2 माइनस T1, और लेफ्ट साइड में अपना क्या है हीट Q। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर मैच कर लेना, जो भी आएगा इसके अराउंड आएगा 338 से 338.2 के बीच में, जो भी होगा सब जायज़ है। अब इसके बाद बात करें तो इसमें आ जाता है साइक्लिक रिलेशन ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसके ऊपर एक ये और इम्पोर्टेंट रिलेशन है सी पी माइनस सी वी का, जो क्या है टी ऑफ डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डाउ वी बाई डाउ टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसमें अगर आइडियल गैस वाला इक्वेशन पुट करोगे पी वी इक्वल टू एन आर वाला एन आर टी, अगर 1 मोल की बात करें तो सिंपली पी वी इक्वल टू आर टी अगर है, तो ये क्या देगा हमें ऊपर वाला एक्सप्रेशन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो अगर हमें सी वी पता है ना, तो सी पी सिंपली कैसे निकाल सकते हो, सी वी में आर को ऐड कर देना। अगर हमें सी पी भी पता है तो गामा कैसे निकल आता है, सी पी बाई सी वी का रेशो ले लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है घुमा के। और ये साइक्लिक रिलेशन की बात करें, डाउ पी बाई डाउ वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डाउ वी बाई डाउ टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डाउ टी बाई डाउ पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें भी सेम अगर अपन आइडियल गैस वाला इक्वेशन पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा -1 के। ये वेरीफाई भी कर रखा है नीचे पुट करके, प्रूव कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर बात आता है मैक्सवेल इक्वेशन एंड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली अगर अपने को डिराइव करनी है तो एक ट्रिक होती है इसकी, क्या होती है, तो एस पी वेरी टोल एच जी ए यू ऐसे लिख लेना है सबसे पहले, फिर ऐसे 2 एरो लगा दो। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप। पहले तो अगर डी एच क्या होगा, ठीक है, बस क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बताता हूँ मैं। अगर डी एच हमें लिखना है वो किसका फंक्शन होगा, एस का और पी का, है ना। तो इसको लिख लो डी एस डी पी, और उसकी तरफ जो एरो जा रहा है ना वो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। पी से कहाँ जा रहा है एरो, वी की तरफ। अब साइन कैसे लगाने हैं, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस और पी, हमने लिखा डी एस बाई डी पी, है ना, डी एस और डी पी को लिखा हमने एस और पी को, तो अगर उनसे एरो बाहर की तरफ जा रहा है राइट, तो वहाँ पे लगेगा पॉजिटिव साइन, है ना, कि उनसे एरो निकल रहे हैं। अगर उनके तरफ एरो आ रहे होता है ना, फिर लग जाता है नेगेटिव साइन। मतलब सिंगल अगर एक की बात करें, जैसे यहाँ पे टी है और पी की बात करते हैं, तो पी से निकल रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगता पी वाली टर्म पे जिस पे डी पी लिखा होता, और डी टी वाली टर्म में वो एरो उसकी तरफ आ रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ट्रिक है मतलब,
अगर सिंपली अगर पेपर में इतना टाइम नहीं होता हम सोल्व कर सके तो उससे आप रिमेंबर रख सकते हो इजीली, अगर आपको ध्यान नहीं है तो, है ना। तो सिमिलरली डीजी का लिखना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पी और टी का फंक्शन है ये, है ना, डी पी डी टी आ गया। पी से कहाँ जा रहा है एरो, वी की तरफ, टी से कहाँ जा रहा है, एस की तरफ। पी वाले में बाहर की तरफ निकल रहा है, टी वाले में इसकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है तो मतलब पॉजिटिव साइन, और इसमें अंदर की तरफ आ रहा है टी की तरफ तो नेगेटिव साइन, है ना। हम आगे ए लिख सकते हैं अपन, डी ए किसको इक्वल आ जाएगा, ये फंक्शन किसका है, डी वी और डी टी का, और डी वी से कहाँ जा रहा है, पी की तरफ, और डी टी से कहाँ जा रहा है, एस की तरफ। दोनों में एरो क्या उनकी तरफ आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे सिमिलर डी यू का भी लिख सकते हो आप, ट्राई कर लो। और फिर आ जाता है अपना सेकंड टाइप का रिलेशन, जिसमें क्या है, दोनों का अपन रेशो लेना है, डाउ टी बाई डाउ वी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। तो ये कैसे लिखना है, अब ये डाउ टी, ये है डाउ वी, तो दोनों का लिख लिया रेशो, तो डाउ टी बाई डाउ वी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। कॉन्स्टेंट इंथैल्पी मतलब जिसको अपन ऊपर लिख रहे हैं ना, डाउ टी बाई डाउ वी लिया था, तो कॉन्स्टेंट इंथैल्पी मतलब उसकी तरफ ही वो एरो देखेंगे, ऊपर वाले का ही, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, उसके अपोजिट चले जाओ, डाउ टी बाई डाउ वी के अपोजिट क्या है, डी पी और डी एस, ऐसे ही लिख लो बिल्कुल, डी पी और डी एस, ठीक है, रेशो ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे पी से कौन सा एरो निकल रहा है, वी की तरफ, और बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पॉजिटिव। और टी वाले एक्सप्रेशन में जो डाउ टी बाई डाउ वी लिखा था, वहाँ पे अंदर की तरफ एरो आ रहा था, तो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो फिर मिला लो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है, सेम आप किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे डाउ एस बाई डाउ वी करना है मैंने, सेकंड, ये दूसरी साइड क्या है उसके, डाउ पी और डाउ टी, दोनों का रेशो। और डाउ एस से एस ऊपर वाली टर्म है, उसके अपोजिट क्या है, टी, बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव साइन आ गया, बाहर निकल रहा है, और टी है तो नीचे ब्रैकेट में कॉन्स्टेंट लिख दिया। सिमिलरली डाउ पी में बाहर किसके बाहर जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, तो पॉजिटिव साइन आ गया, बाहर जा रहा है, और वॉल्यूम उसके अपोजिट एंड पे एरो के, तो वी लिख दिया हमें। तो ये कौन से वाला एक्सप्रेशन आ गया, डाउ एस बाई डाउ वी, डाउ पी बाई डाउ टी, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो सेम आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। और तीनों का क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, जो डेल्टा एच है, डेल्टा जी है, ठीक है, डेल ए या डेल यू, ये सब के सब क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तभी हम जैसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं ना, लेस देन जीरो होना चाहिए। और किस पे, कांस्टेंट एस पी, इंथैल्पी की बात करें तो, डेल जी की बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, डेल ए की बात करें तो मतलब जो भी वेरिएबल वहाँ पे उसमें लिखे हों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और डी यू की बात करें टी एंड एस, इंटरनल एनर्जी की बात करें, सॉरी एस और वी था वहाँ पे, टी और एस नहीं था। तो ये सब होता है। और अगर एंट्रोपी की बात करें तो वो ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए अपनी, डेल्टा एस जो है, तब वो स्पॉन्टेनियस होती है अपनी। तो इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इन ए सिस्टम अंडर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी वर्क अदर देन एक्सपेंशन वर्क। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बताई, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसमें बताओ मुझे, पीछे आ गया मैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो तो कौन सा क्राइटेरिया देखेंगे, ए वाला, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, तो लेस देन जीरो। अब बताओ इसमें, देखो इसने पहले ही कर दिया, सी वाला राइट ऑप्शन है कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, कि डेल्टा ही अपना क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए वहाँ से, उस एक्सप्रेशन से हमें पता लग गया था। तो ये अपना बनाना याद रखना, कभी भी काम आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ए, अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो कौन सा क्राइटेरिया देखते, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए था। तो सेम आप दूसरों के लिए भी बता सकते हैं। अब इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, सेम आप मैच कर सकते हो, इस पर अपन टाइम नहीं लगाएंगे, तो खुद प्रैक्टिस कर लो जो भी है, अभी ड्राइव किया हमने, कोई कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो वो सेकंड वाला राइट ऑप्शन आ जाएगा, आप कंफर्म कर सकते हो, एम एस क्यू है सॉरी ये, तो बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं था, लिखा होना चाहिए था, सॉरी। तो दो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आगे वाले क्वेश्चन आ गया, इसमें भी बताना है करेक्ट मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये भी आप फाइंड आउट कर लो, एमएसक्यू है ये भी। चलो अच्छा, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, आपको कन्फ्यूज़न होगा अगर यहाँ पे एमएस नहीं लिखा है तो देखता मैं कौन सा लगाते हैं आप, बट अच्छा है।
फिर बात आती है किरचॉफ इक्वेशन की। किरचॉफ इक्वेशन क्या कहती है कि जो इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जी। ठीक है, अगर एक टेम्परेचर T2 है, एक टेम्परेचर है T1, तो अगर उस पर टेम्परेचर इंथैल्पी चेंज क्या कहता है, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सॉरी, ये किसके इक्वल होगा अपना, डेल्टा CP T2 माइनस T1। ये एक्सप्रेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इसी पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंथैल्पी चेंज अगर इस टेम्परेचर पे दिया है, मान लो T1 पे दे रखा है, T2 पे फाइंड आउट करना है, और डेल्टा CP अपने को सिंपली ऐसे नहीं दे देगा, डेल्टा CP की वैल्यू अपने को दे देगा, वो क्या दे देगा, CP इंडिविजुअली जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं। डेल्टा CP करने में क्या लगता है, बस प्रोडक्ट को अपना जितने भी उसके मोल गिवन है उससे मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो रिएक्टेंट से, है ना, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दो तो डेल्टा CP निकल आएगा। अगर ये निकल गया है तो T2 T1 दिए ही मिलेंगे, ये भी पता है हमें, डेल्टा एच भी पता ही होगा, तो डेल्टा एच T2 सिंपली निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अपने को क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 300 केल्विन पे दे रखी है, मतलब डेल्टा एच जो इंथैल्पी फॉर्मेशन है 300 केल्विन पे हमें दे दी, कितनी है, -600.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम एक फाइंड आउट कहाँ करनी है, द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO एट 280 केल्विन, मतलब हमें फ्री एनर्जी, मतलब डेल्टा जी की बात हो रही है, 280 केल्विन पे निकालनी है। वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। के लिए हमें डेल्टा एच भी पता होना चाहिए 280 पे क्या होता है ना, और टी हमें पता ही होगा, डेल्टा एस भी हमें पता होना चाहिए 280 पे कितना है ना। तो हमें गिवन रेंज में हमें CP की वैल्यू दे दी इसने, हीट कैपेसिटी की क्या वैल्यू होगी, और SM की वैल्यू दे दी, मतलब एंट्रोपी चेंज, जो मोलर एंट्रोपी चेंज है उसकी क्या वैल्यू है। तो डेल्टा एस तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दो, प्रोडक्ट मतलब MgO और रिएक्टेंट मतलब, तो अगर इसको इक्वेशन को अपन लिख ले, ये कैसा बनेगा, G प्लस हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू MgO। अब उस हिसाब से पता लग गया आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, इसका 1 है, इसके हाफ है, इसका भी 1 है ना। तो बस अब निकाल लो, डेल्टा CP निकाल लोगे, कैसे आएगा, अब यहाँ पे डेल्टा एच 280 हमें फाइंड आउट करना है, कर दो फाइंड आउट। कौन सी इक्वेशन लगेगी, वही किरचॉफ वाली, मतलब डेल्टा एच 300 माइनस डेल्टा एच 280 इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। इक्वेशन यूज़ करनी है, 300 पे गिवन है, 280 पे फाउंड आउट करना है, और डेल्टा CP हमें पता है इस रेंज में क्या होता है, मतलब ये 27, डेल्टा CP कैसे निकालोगे, लिख देता हूँ इस वाले में, 27 माइनस हाफ ऑफ 29.4 माइनस 24.9, तो यहाँ से डेल्टा CP अपना आ गया, और T2 माइनस T1 पता है, तो बस 280 पे भी हमें पता लग जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू, फिर डेल्टा एच 280 पे पता लग गया, तो डेल्टा एस भी ऐसे ही निकाल लो सिमिलरली, उसके भी इंडिविजुअल एंट्रोपी गिवन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, सेम ही करना है, तो इनके तो 0 0 है, तो मतलब डेल्टा एस अपना क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ऑफ 205.2। ठीक है, ये अपना डेल्टा सा गया, तो ये आंसर आएगा, मैच कर लेना, -570 से -574 के बीच में, तो मैच कर लेना, ठीक है, बाकी तो मैच ही है। तो सेम अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इस पे हमें 400 पे फाइंड आउट करना है, और गिवन के किस चीज़ पे, 298 केल्विन पे। ठीक है, तो कर दो यार फाइंड आउट, मतलब इस पे हमें इंडिविजुअल गिवन है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट फाइंड आउट करोगे तो 298 पे डेल्टा एच पता लग जाएगा। अब T2 T1 पता है, सिमिलरली डेल्टा CP निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है ना सबकी, इक्वेशन इसने तो पहले ही दे दी, तो सेम ही फॉर्मूले से अपन यूज़ करेंगे, तो डेल्टा एच T2 या 400 केल्विन फाइंड आउट कर सकते हो, मैच कर लो आंसर, ये आएगा अराउंड। यूनिट्स का ध्यान रखना बस ऐड वगैरह करते वक्त, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलो जूल में है, तो सेम मत समझ रहे ना, यहाँ पे जूल में है, ये चीज़ गलती करते हैं सब लोग, हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड फ्री गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन दे रखी है, एट 2500 केल्विन इतनी उसकी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो जी डेल्टा जी का ये एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, Q रिएक्शन कोशेंट है,
डेल्टा जी अपनी गिव्स फ्री एनर्जी एट एनी टाइम, डेल्टा जी नो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आर टी मतलब गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम में होता है जब अपने, तो डेल्टा जी हो जाता है जीरो। रिएक्शन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाता है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर पता है तुम्हें, टी पता है तुम्हें, डेल्टा जी नोट भी दे दिया उसने, तो के इक्विलिब्रियम भी अपन सिंपली एंटीलॉग वगैरह लेके फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला राइट ऑप्शन है, मैच कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा यू, नहीं नहीं, डेल्टा यू गिवन है, सॉरी, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है हमें। और कोई रिएक्शन दे दिए हमें, उसका टी भी दे रखा है। तो एक ये रिलेशन होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में, ये भी ध्यान रखो। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एन जी क्या? चेंज इन द गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। तो डेल्टा एन जी क्या है इस रिएक्शन के लिए? वन माइनस हाफ। तो क्या है डेल्टा एन जी? -0.5। आर टी पता है तो मैं, डेल्टा यू पता है तो कर दो यार फाइंड आउट डेल्टा एच भी क्या है इसमें। तो ये आंसर आएगा, मैच कर लेना। फिर आगे बात आती है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब जैसे ये सिमिलर सी एक्सप्रेशन है जैसे आपने कहाँ देखी थी, जूल थॉमसन वाले में, वहाँ पे डाउ टी बाई डाउ पी था, यहाँ पे उल्टा कर दो, डाउ पी बाई डाउ टी। ये किसके इक्वल है? डेल्टा एच टी ट्रांजिशन। तो ये टी आर ए तीनों के दोनों सब्सक्रिप्ट में है, कंफ्यूज मत होना। और नीचे क्या है? टी डेल्टा वी है ना। तो इसको अगर अगर अपन लिखे डेल्टा एच बाई टी को, तो इसको डेल्टा एस की टर्म में भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज, इंथैल्पी। क्यू बाई टी होता है ना डेल्टा एस। तो क्यू क्या होता है बेसिकली? अगर कोई फेस ट्रांजिशन हो रही है अपनी, क्यू को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एच से, डेल्टा एच टी आर ए। तो डेल्टा एच टी आर ए बाई टी को लिख सकते हैं डेल्टा एस। तो नीचे डेल्टा वी ऐसे का ऐसे रहा। तो अगर अपना लिक्विड से गैस मतलब इवेपोरेशन वेपराइजेशन हो रहा है अपना, तो उस केस में सेम एक्सप्रेशन ये होता है ना, जो भी डाउ पी बाई डाउ टी को कुछ इस तरह लिख सकते हैं अपन कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इतनी ज़्यादा हो सकते हैं कि लिक्विड की अपन नेग्लिजिबल कर सकते हैं उससे कंपैरिजन में। तो फिर उस पर अपन आइडियल गैस अगर बिहेवियर एज्यूम करेंगे वेपर्स में, तो ये हमें कुछ इस टाइप से अपना एक्सप्रेशन देता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो इसमें। तो अगर दो गिवन प्रेशर्स अपने को दे रखे हैं, टेम्परेचर T1 एंड T2, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमें पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक चीज़। प्रेशर गिवन है तो वेपराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इंथैल्पी क्या होगी। अगर वो गिवन है तो उस कंडीशन में प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, हाँ, आई आई टी एम 2021 में आया था जब IISc ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि M हैज़ ए लेसर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट देन इन लिक्विड, है ना, कि डेंसिटी जो है सॉलिड की क्या है? लेस है देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर इसको उल्टा करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। के लिए सब सोल्व करके रखा है, यहाँ पे देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, अपन ऐसे बताने बैठूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया। और डेल्टा एस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? प्लस का 25, मतलब पॉजिटिव दी है। अगर पॉजिटिव दी है तो मतलब क्या हो रहा होगा अपना, किस टाइप का अपना ये प्रोसेस हो रहा है कि सॉलिड से अपन लिक्विड में जा रहे होंगे, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है अपना, तभी तो डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है जी, प्रोसेस का हमें पता लग गया क्या हो रहा है। तो बस सिंपली क्लेसिस क्लैपेरॉन वाला इक्वेशन लगा दो, डेल्टा एस बाय डेल्टा वी। तो अगर इसमें डेल्टा एस हमें पता है क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, गिवन है ये तो। और डेल्टा वी क्या आ जाता है? वी ऑफ लिक्विड माइनस वी ऑफ एस। अब हमें वी ऑफ लिक्विड पता है लेस देन वी ऑफ सॉलिड, तो ये वाली क्या आ गई? नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप आएगी इसकी, जो भी कर्व है। तो नेगेटिव स्लोप कितनी कर्व में है? मुझे तो एक में ही दिख रही है, एक के अलावा तो नहीं है। कौन सी वाली में? बी वाले में। ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये तो अपना जीरो ही है, ये वाला भी अपना काइंड ऑफ पॉजिटिव ही है ना। इसके बाद अगर चलते हैं, अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, तो उसमें से रिएक्टेंट की अगर माइनस कर देंगे तो वो आ जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। और स्टैंडर्ड वाले की अपन जीरो पुट कर देते हैं, जैसे ऑक्सीजन अपनी गैसीय स्टेट में है, कार्बन है अपना ग्रेफाइट फॉर्म में, तो उनकी जीरो पुट कर देते हैं अपन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनकी जीरो होती है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो अपन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? मान लो कोई अपना रिएक्टेंट साइड सी है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी कि भाई वो ऑक्सीजन से कुछ रिएक्ट करा, ठीक है, कंबशन हो रहा है तो वो CO2 बन गया। या कोई चीज़ है, ए है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा कुछ,
CO2 प्लस वाटर अपने को दे दिया, अगर उसमें CH दोनों है तो, है ना। उसी टाइप से मतलब कोई रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन ऐसी ही होती है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने को CO2 वाटर टाइप मिलता है ना, कंबशन होता है। तो अगर वो गिवन है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता अगर करने बैठोगे। जैसे रिएक्टेंट वाले में रिएक्टेंट इधर होता है, प्रोडक्ट भी इधर होता है, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करेंगे ये कंबशन टाइप का रिएक्शन लिख के, तो ही अपना प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आएगा और अपने को मेन जो रिएक्शन है ना वो मिलता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, मतलब कुछ इसी यही फंडा होता है इसमें। तो इसलिए रिएक्टेंट की जो कंबशन एनर्जी उसमें से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो अपन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से उसको रिलेट कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअली गिवन है तो। और एक ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम, ठीक है, तो ये अगर गिवन है, जो बेसिकली वाटर की क्या होती है, लिक्विड है तो 1 कैलोरी, और लिक्विड है तो 1 होती है, आइस की शायद हाफ होती है। ठीक है, कंफर्म कर लेना, आइस की हाफ होती है, पता नहीं वेपर की हाफ होती है, एक बार देख लेना, तो वो वैल्यूज़ जरूर याद रख लेना आप, कई बार वो गिवन नहीं होते क्वेश्चन में, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, तो Q इक्वल टू MC/S डेल्टा टी, ऐसे तो ऐसे अपन हीट चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने को स्पेसिफिक हीट पता है, कितना टेम्परेचर चेंज करना है, मास कितना है, वो सब पता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस पे अपने को यही जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला है, इसमें साइक्लोप्रोपेन और प्रोपेन की उसने इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी, और इसने क्या बोला है कि इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपीन टू 1 मोल ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अपना रिएक्शन क्या है, 1 मोल ऑफ प्रोपीन से बन रहा है 1 मोल साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो कुछ इस टाइप का बन रहा है स्ट्रक्चर, इनिशियली कैसा था, इस टाइप का प्रोपीन, ऐसा। तो अगर ये हो रहा है, अभी सिंपली बता के हटाऊँ तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा उस रिएक्शन का, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट मतलब प्रोपीन, प्रोपीन का क्या है यहाँ पे, सेकंड पे लिखा है प्रोपीन रिस्पेक्टिवली लिख के, तो इसलिए ये गलती मत कर देना कि फर्स्ट वाले में से दूसरे वाले घटा दोगे। तो माइनस के 2058 जो रिएक्टेंट है, माइनस में से क्या होगा 2091, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हुआ है, तो ये जानबूझ के उन्होंने इंटरचेंज करके लिखे हैं वैल्यूज, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो बस इसमें से करोगे तो प्लस का कुछ 33 कुछ वैल्यूज आएगी, सोल्व कर ले। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअली दे रखी है कि मतलब C+4H, CH4 देता है हमें, है ना। ये बात करें तो इसकी दे दी इंथैल्पी फॉर्मेशन, इसकी दे दी और इसकी दे दी, तो निकाल लो जी इंथैल्पी ऑफ टोटल इंथैल्पी जो फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लें अगर अपन, तो वो तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, CH4 वाले में से माइनस सी की कर दो और -4 टाइम H की कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल इंथैल्पी चेंज हो गया फॉर रिएक्शन। और बन क्या रहा अपना CH4, उसमें कितने हैं, 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड है, तो जो भी इंथैल्पी चेंज आए ना उस रिएक्शन का, उसको 4 से डिवाइड कर लो तो एक CH बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी अपनी। इतना सा क्वेश्चन है, तो सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा अपना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें क्या है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो जनरली अगर अपन बात करें सिंपली, क्लैसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहती है, डाउ पी बाय डाउ टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। तो जनरली किसी भी सिस्टम में बात करें, अगर अपन सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो जनरली क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है अपना, तो मतलब डेल्टा वी इंक्रीज होता है। तो ये कर्व जैसे मेल्टिंग के लिए होता है ना, डाउ पी बाई डाउ टी, ये कर्व हमेशा क्या, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आता है। बट वाटर के केस में क्या होता है, वाटर का एक आइस में केस टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वॉल्यूम जो होती है लिक्विड से ज़्यादा हो जाती है ना, उस केस लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसलिए डेल्टा वी क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो एक मतलब वाटर का ही केस है एक्सेप्शनल है, तो उसमें ये कर्व क्या हो जाती है, नेगेटिव, कौन सी वाली, मेल्टिंग वाली। तो जनरली ये कर्व अपने को ऐसे पॉजिटिव स्लोप में मिलेगी, बट वाटर के केस में ये नेगेटिव स्लोप में मिलेगी। तो देख लो जो नेगेटिव स्लोप, अच्छा जी सब में है, बस इन्होंने क्या चेंज कर दिया, SLG की पोजीशन, है ना। तो SLG एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जनरली जो सॉलिड कहाँ फॉर्म होगा, है ना,
सॉलिड कहाँ फॉर्म होगा? हमेशा हाई प्रेशर पे, मतलब कोई चीज़ हाई प्रेशर पे लिखी होती है तो वहाँ पे सॉलिड बनता है, मतलब है ना, हाई प्रेशर पे दबी रहे कोई चीज़ तो सॉलिड बनते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, है ना। और गैस कहाँ पे होगी? हमेशा लो प्रेशर पे, ठीक है, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगी। तो उस चीज़ से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। तो इस पे अपन कंपेयर करेंगे इसमें से कि कौन सा वाला अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन से वाला दिख रहा है इसमें से बताओ? जी नीचे ही आएगा, एस इधर, एल इधर, डी अपना ऊपर वाली साइड क्या होगा? हमेशा अपना पी होगा, प्रेशर, है ना। तो मुझे तो फोर्थ वाला करेक्ट लग रहा है। हाँ, यही है। तो बस ध्यान रखना अपना किसका कैसा दिखता है और कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, ये ध्यान रखना। और ये स्लोप वाली चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसी में ना एक और कंपोनेंट वगैरह भी निकालते हैं, तो उसके लिए कि ये फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रख लेना। फोर्स प्लस पुलिस इज इक्वल टू चोर प्लस टू, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है एफ, यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ फेजेस, सी बताता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो उससे आप कोई भी फ्रीडम वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस पता है उसमें और कंपोनेंट्स वगैरह पता है इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। ओके, तो डन हो गया इसी के साथ अपना सेशन। किसी को नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्रेप की टैब अपना इससे डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर करके टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, मस्ट एज मॉक टेस्ट उस पर अपडेट हो जाएगा, मतलब अपना उस पर मॉक टेस्ट तो आराम से एक सीटिंग लगा के उसके सोल्यूशन वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जो भी आंसर की रहेगी, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपनी वीडियोस आती रहेंगी बट फिर भी एडवांस में बेस्ट ऑफ लक।